यूं ही इंदिरा नेहरू विश्व भारती की तालीम से फारिग हुई, मुझे एक इंटरव्यू के जरिए उसका बॉडीगार्ड मुकर्रर किया गया। उसके अलावा मेरे ज़िम्मा बवक्त ज़रूरत ड्राइविंग के फ़राइज़ भी शामिल थे। उस रोज़ इंदिरा नेहरू को मैंने पहली दफ़ा करीब से देखा। भूरी आंखें, सतुआ नाक, पुरकशिश चेहरा, गोरा रंग, दराज कामत, मुतनासिब अज़ा और उस पर शौक रंग का लिबास। ये थी इंदिरा। कुछ खुदसार और गुस्से की तेज भी थी, मगर बज़ल्ला संजी में कदरे फराख दिल भी। शायद इसी वजह से वो अपनी सोसाइटी और अपने हम उम्रों में मकबूल थी। इनफरादी शख्सियत की मालिक थी और अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए आम जिंदगी में मगरूर भी थी। शुरू में मैंने ये महसूस किया कि वो दिन का बेशतर हिस्सा मुझसे दूर गुजारना चाहती है। ये बात मैंने पंडित जवाहरलाल से की तो उनके तेवर बिगड़ गए। मुझे सख्त ताकीद की गई कि मैं इंदिरा को किसी वक्त भी तनहा न छोड़ूं, माँ सिवा इसके कि वो अपने कमरे में हो या घर के किसी दूसरे फर्द के साथ। ये हुक्म जब मैंने इंदिरा को सुनाया तो वो बहुत जुज़बुज़ हुई, लेकिन आखिर बाप का हुक्म था, मानना पड़ा। फिर तो यूं होता कि इंदिरा क्लब या सिनेमा जाए, किसी मीटिंग या फंक्शन में शिरकत करना हो, कहीं पिकनिक या दावत का प्रोग्राम हो, किसी दूसरे शहर का दौरा हो। हत्ता के बैरूनी ममालिक में भी मैं हर वक्त इंदिरा के साथ साए की तरह लगा रहता। मेरी इस तनदही से खुश होकर पंडित ने मेरी तनख्वाह में गैर मामूली इजाफा कर दिया। उधर इंदिरा नेहरू मुझे वक्तन फवक्तन कुछ रकम दे दिया करती और मैं उस मुलाजमत पर खुश रहने लगा। लेकिन एक बात पर शुरू में मेरे और इंदिरा के दरमियान कुछ नाचाकी पैदा हो गई। उसकी वजह क्या थी, यही कुछ बताने के लिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। जून 1938 में बालक समिति, जिसकी बुनियाद खुद इंदिरा ने 2 साल पहले रखी थी, का सालाना जलसा हो रहा था। शाम 4:30 बजे जलसा शुरू हुआ। जलसा के बाद अरकान कमेटी और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज में एक डिनर का एहतमाम किया गया। जिन ख़वातीनों हज़रात को मदऊ किया गया था, उनमें भोला बाई देसाई का लड़का धीरू बाई देसाई भी आया हुआ था। धीरू मर्दाना वजाहत का एक बेहतरीन नमूना था और इंदिरा के साथ सोमरोले कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम रह चुका था। डिनर से फारिग होकर मेहमान खुशगपियों में मसरूफ हो गए थे। इंदिरा ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, धीरू जी को मेरा ये रुक्का पहुंचा दो, लेकिन ख्याल रहे किसी के सामने नहीं। उन आखिरी अल्फाज ने मेरे दिल में एक तयस्सुस पैदा कर दिया। मैंने रुक्का ले लिया। इंदिरा चली गई और मेहमानों के पास जाकर बैठ गई। मैं बाहर बरामदे में निकल आया। दरवाज़ा खुला था। अंदर झांका तो खाली था। जाकर इत्मीनान से एक सोफे पर बैठ गया और रुक्का पढ़ने लगा। रुक्का अंग्रेजी में लिखा गया था, माय डियर धीरू, अनगिनत प्यार। गुज़श्ता इतवार मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। पिताजी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ दिल्ली चलूँ, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बहानाबाजी की और सारा दिन बीमार बनकर लेटी रही, मगर तुम ना आए। अगर मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो दरगुजर कर दो। आखिर मेरी बातें एक महबूब की बातें हैं। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते धीरू कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं आज रात 10 बजे तुम्हें डेनरी क्लब में मिलूंगी। मेरा इंतज़ार करना, फिर हम सुबह तक इकट्ठे रहेंगे। कल रात सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, फिर न जाने कब मिले। तुम्हारी दासी इंदिरा नेहरू। ये ख़त पढ़कर मैं मुस्कुरा उठा, दोबारा बंद करके जेब में रख लिया और कमरे से निकला। धीरू जी मेहमानों के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुफाहमत की अफादियत पर बात कर रहे थे। मैंने उनके करीब जाकर कहा, आपका टेलीफोन आया है। धीरू अपनी सीट से उठे और मेहमानों से माजरत करके मेरे साथ चल पड़े। इंदिरा कनखियों से हमें जाता देख रही थी। बरामदे से होते हुए जब हम उस कमरे में पहुंचे जहाँ मैंने बैठकर रुक्का पढ़ा था, तो मैंने रुक्का जेब से निकाल कर उन्हें दे दिया। रुक्का पढ़कर धीरू जी के चेहरे पर कुछ नाखुशगवारी के आसार पैदा हुए तो मैंने पूछा, इतने खूबसूरत पैगाम को पढ़कर भी आप खुश नहीं हुए? बात यह है दोस्त कि मैं उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तहरीर तो ये बताती है कि आप दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। धीरू जी सोफे पर बैठे हुए बोले, हाँ कभी थे, जब ऑक्सफोर्ड में थे। अब तो मेरी सगाई कर दी गई है और अगले माह मेरी शादी होने वाली है। मैंने गुज़श्ता माह मुलाकात में इंदिरा को ये सब कुछ बता भी दिया था, मगर वो मानती ही नहीं। मैंने दोबारा पूछा, सोमरोले कॉलेज में? हाँ। फिर कदरे सोच कर कहने लगे, बहरहाल उसे कह देना कि मैं आज रात 9 बजे वाली गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम किसी दूसरे दिन पर छोड़ दो। जी बहुत बेहतर, कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने वाला ही था कि धीरू जी ने दोबारा मुझे अपने करीब आने का
का इशारा किया और रुका मुझे वापस पकड़ाते हुए दूसरे हाथ से जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने शुक्रिया कहकर नोट ले लिया और धीरू जी कमरे से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। मैं उनकी गाड़ी को गेट से निकलते देखता रहा था। इंदिरा इतनी कम उम्र होने के बावजूद कितनी अय्याश है। अभी पिछले दिनों इंदिरा जब कलकत्ता में सियासी जलसों में शिरकत के लिए बहाने से वहां पहुंची तो महात्मा गांधी के लड़के देवदास भी उनके हमरा थे। 3 दिन और 3 रातें उन दोनों ने इकट्ठे गुजारी। जो कुछ ये लोग वहां करते रहे वो मुझसे मख्फी ना था, मगर मुझे क्या, मुझे तो 100-200 रुपए इस रिश्वत के मिल जाते कि मैं इंदिरा के इन राजों को राज रख सकूं। धीरू जी की गाड़ी कब की जा चुकी थी। मैंने देखा कि इंदिरा मेरे पास आकर खड़ी है। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे बताया कि धीरू जी कह रहे थे कि मैं अभी 9 बजे वाली गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम किसी और दिन पर रख लीजिए। इंदिरा के माथे पर ये सुनकर बाल आ गए। वो एक सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई, निगाहें गेट की तरफ थी। कहाँ चला गया पता नहीं, गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। इंदिरा ने मुझे कहा कि मैं अंदर जाकर मेहमानों से माजरत कर रहा हूँ कि उसके सर में दर्द है और हम लोग वापस जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ देर और ठहर जाइए, अभी मेहमान चले जाएंगे। इंदिरा बड़े कर्ब से चीखी, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो। मैं अंदर गया, मेहमानों से इंदिरा की तरफ से माजरत चाही और बाहर निकल आया। इंदिरा गाड़ी में खिलाफे तवक्को अगली नशिस्त पर बैठी हुई थी। मैंने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी सड़क पर निकाल दी। इंदिरा सारा रास्ता खामोश रही। मैंने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ माँ सिवाय खामोशी के और कुछ न था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। यूं ही इंदिरा नेहरू विश्वा भारती की तालीम से फारिग हुई। मुझे एक इंटरव्यू के जरिए उसका बॉडीगार्ड मुकर्रर किया गया। उसके अलावा मेरे ज़िम्मा बवक्त ज़रूरत ड्राइविंग के फ़राइज़ भी शामिल थे। उस रोज़ इंदिरा नेहरू को मैंने पहली दफ़ा करीब से देखा। भूरी आंखें, सतुआ नाक, पुरकशिश चेहरा, गोरा रंग, दराज कामत, मुतनासिब अज़ा और उस पर शौक रंग का लिबास। ये थी इंदिरा। कुछ खुदसार और गुस्से की तेज भी थी, मगर बज़ल्ला संजी में कदरे फराख दिल भी। शायद इसी वजह से वो अपनी सोसाइटी और अपने हम उम्रों में मकबूल थी। इंफरादी शख्सियत की मालिक थी और अपनी इंफरादियत को बरकरार रखने के लिए आम जिंदगी में मगरूर भी थी। शुरू में मैंने ये महसूस किया कि वो दिन का बेशतर हिस्सा मुझसे दूर गुजारना चाहती है। ये बात मैंने पंडित जवाहरलाल से की तो उनके तेवर बिगड़ गए। मुझे सख्त ताकीद की गई कि मैं इंदिरा को किसी वक्त भी तनहा न छोड़ूं, माँ सिवा इसके कि वो अपने कमरे में हो या घर के किसी दूसरे फर्द के साथ। ये हुक्म जब मैंने इंदिरा को सुनाया तो वो बहुत जुज़बुज़ हुई, लेकिन आखिर बाप का हुक्म था, मानना पड़ा। फिर तो यूं होता कि इंदिरा क्लब या सिनेमा जाए, किसी मीटिंग या फंक्शन में शिरकत करना हो, कहीं पिकनिक या दावत का प्रोग्राम हो, किसी दूसरे शहर का दौरा हो। हत्ता के बैरूनी ममालिक में भी मैं हर वक्त इंदिरा के साथ साए की तरह लगा रहता। मेरी इस तनदही से खुश होकर पंडित ने मेरी तनख्वाह में गैर मामूली इजाफा कर दिया। उधर इंदिरा नेहरू मुझे वक्तन फवक्तन कुछ रकम दे दिया करती और मैं उस मुलाजमत पर खुश रहने लगा। लेकिन एक बात पर शुरू में मेरे और इंदिरा के दरमियान कुछ नाचाकी पैदा हो गई। उसकी वजह क्या थी, यही कुछ बताने के लिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। जून 1938 में बालक समिति, जिसकी बुनियाद खुद इंदिरा ने 2 साल पहले रखी थी, का सालाना जलसा हो रहा था। शाम 4:30 बजे जलसा शुरू हुआ। जलसा के बाद अरकान कमेटी और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में एक डिनर का एहतमाम किया गया। जिन ख़वातीनो हज़रात को मदऊ किया गया था उनमें भोला बाई,